मैं डेपुटेशन में था दिल्ली में 5 साल। उसके बाद जब पंजाब में आया तो एक दिन मैं 39 सेक्टर में जो अफसरों के क्वार्टर्स हैं वहाँ रहता था। तो वहीं मेरे एक कुलीग थे आईएएस में केसर साहब। उनका एक दिन टेलीफोन आया कि हमारे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं आज, वो आप भी यहाँ तशरीफ ले आइए और यहीं पर लंगर प्रसाद भी लीजिए। तो मैंने वाइफ से कहा कि हम तो ब्यास के गुरुजी के भगत हैं, लेकिन महापुरुषों के दर्शन करने बात होती है तो चलते हैं, हम दर्शन करके आएंगे। तो हम वहाँ उनके दौलत खाने पर पहुँच गए करीब 9 बजे। तो गुरुजी रात के 11 बजे वहाँ पहुँचे। जब गुरुजी तशरीफ लाए तो सारी संगत एक लाइन में खड़ी हो गई और बारी बारी गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेकने लगे। तो मैंने अपनी वाइफ यानी अपनी आंटी से कहा कि भाई हमारे गुरुजी तो ब्यासा वाले हैं, तो हम तो मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। तो सारी संगत ने मत्था टेका, लेकिन दोनों ने मत्था नहीं टेका। तो जब सारी संगत बैठ गई तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो कोई और भगत थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें बुलाया, तो वो दौड़ के जाने लगे। तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया, फिर मेरी तरफ से इशारा किया। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे बुला रहे हैं, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा भी आप सारी संगत के सामने हैं, शायद मेरी बेइज्जती न कर दें कि भाई तुमने माथा ही नहीं टेका, क्या समझते हो अपने आप को। तो मैं घबरा गया कि बेइज्जती न हो जाए, तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम बिल्कुल लेट के किया। तो जब मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं नहीं जोशी जी, तुसी नहीं। तो फिर मैं उनके चरणों के पास उसके बैठ गया। तो मैंने कहा, गुरुजी आपको मेरे नाम का कैसे पता चल गया? तो मैं तो कभी आपसे मिला नहीं। कहते, नहीं, आप बहुत पहले एक बार अपने फादर इन लॉ के साथ मुझे मिले हो। मुझे याद नहीं आया, लेकिन बैठे जब उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप हफ्ते में 2-1 दिन संगत में आ जाया करो। मैंने कहा जी ठीक है। पहले गुरुजी पंचकुले में तशरीफ फरमा थे, वहाँ मैं जनरल साहब के घर में थे, जनरल आहूजा थे डॉक्टर आर्मी में, तो उनके स्थान पे रहते थे। वहाँ मैं 2-4 बार गया, तो इतने में पता लगा कि वहाँ से गुरुजी चले गए। तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि वो 33 सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन कई बार गुरुजी जब बात करते समझ में नहीं आती थी मेरे, तो मुझे पता नहीं लगा। तो करीब 15-20 दिन के बाद किसी ने मुझे बताया कि गुरुजी 33 सेक्टर में फलां कोठी में हैं। तो फिर मैं वहाँ गया, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बताया ही नहीं आपने? कहते, नहीं मैंने तुम्हें बताया तो था। तो खैर, तो रोज हम वहाँ 8 बजे बिल्कुल मामूल से चले जाते थे, बल्कि दफ्तर में करते थे, कब दफ्तर खत्म हो तब आते और हम गुरुजी के जाएं। उस वक्त तो दिमागी कैफियत कोई ऐसी होती थी कि वो सोचते थे कि किसी तरह कि जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास जाए कि जैसे इस लोर की कशिश की तेरी जलवागाह में दीवाने को ना रोक सका कोई राह में। तो ये हाल कैफियत होती थी दिमागी। तो फौरन 8 बजे उनके चरणों में जाकर हाजिर हो जाया करते थे। उन दिनों एक मेरे नायब कानून थे, वो हमारे गांव में पटवारी किसी पर हुआ करते थे, बाद में रिटायर हो गए, लेकिन मेरे साथ उनका आना जाना था। वो खुद ही बड़े ध्यानी पुरुष थे और पूजा पाठ में बहुत किया करते थे। तो एक बार वो मुझे दफ्तर में मिलने आए, तो बाद में मैंने कहा कि तो वहाँ हम शाम को रोज जाते हैं। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा जी तो महापुरुषों के दर्शन करने तो बहुत लाभदायक होते हैं, आप मुझे जरूर दर्शन करवाइए। मैंने कहा कि फलां नंबर कोठी में आप आ जाना 8-8:30 बजे, मैं वही हूँगा, तो गुरुजी से मिलवा दूंगा आपको। तो वो करीब 9 बजे आ गए। मैं उस दिन लेट हो गया था, वो 8-8:30 बजे आ गए। उन्होंने मत्था टेक दिया था गुरुजी से। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मैंने मत्था तो टेका लेकिन मेरा तारुफ नहीं हुआ, तो आप मुझे मिलवा दीजिए गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं मेरे,
गाँव में पटवारी हुआ करते थे। तो ये दोस्त है मेरे। तो कहने लगे अच्छा अच्छा, फिर उसको कहने लगे नाम वाम पूछा, तो उनको कहा उन्होंने कि गुरु ग्रंथ साहब के फला नंबर पेज को पढ़ा करो। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो वो मेरा जो दोस्त था वो दरअसल पंडोरी महानसा में एक हिंदू संत हैं, वो पंडोरी महानसा जाता था, उनका बालक था। तो गुरु ग्रंथ साहब वगैरह कभी पढ़ा नहीं था उसने। तो वो खैर इतनी बात सुन ली, बाद में मुझे बताया। तो उससे तो यही बात हुई। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी तशरीफ ले गए अपने कमरे में। तो वो भी जो मेरा दोस्त था सेवा सिंह बाहर लॉन में जाके कोठी में जाके बैठ के वो ध्यान में बैठ गए। उसके बाद लंगर अनाउंस हो गया। लंगर के बाद मैं उससे मिला तो सेवा सिंह जी से। तो वो मुझे कहने लगे कि जोशी साहब आप बहुत ही ठीक स्थान पर पहुंचे हैं, आपके गुरुजी तो परमात्मा का रूप हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा जी हम भी पूजा पाठ करते हैं। जब मैं बाहर लॉन में आके ध्यान लगा के बैठा तो मैं देखता हूँ जब मेरा ध्यान लगा तो संगत के हर ग्रुप के साथ एक एक गुरुजी बैठे हुए हैं। कहता ये मैं तो कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे स्थान पे आए हैं, इनका आप पल्ला मत छोड़िएगा, ये भगवान का रूप है। मैंने कहा यही ये बात है कि बहुत पहले की बात है कि आंटी ने हमें बताया था कि हम 2-4 आंटियां गुरुजी के चरणों के पास बैठी थी। गुरुजी थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में तशरीफ ले गए और 15 मिनट के बाद जब गुरुजी वापस आए तो हम आंटी आपस में जो जो बातें कर रही थी गुरुजी हम सबको वही बातें बताते जा रहे थे। तो वो आंटी कहने की मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने तो ये बातें उस वक्त की हैं जबकि आप अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे, तो आपको ये बातें कैसे पता लगी? तो गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे मैं तो कैसी, मैं आपके पास ही बैठा हुआ था। तो मैंने उस दोस्त को कहा कि यार बिल्कुल तुम ठीक फरमा रहे हो कि गुरुजी से ऐसे ऐसे एक आंटी ने भी मुझे बताया था। खैर इसके बाद मैं जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में 5 साल डेपुटेशन पे था तो हमारे एक विजिलेंस चीफ जो थे, कई पब्लिक सेक्टर थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमले में। तो वहाँ एक केजी वासल साहब थे जो यूटीआई में बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो जब मैं चंडीगढ़ आ गया डेपुटेशन के बाद तो एक बार वो चंडीगढ़ में आए। दरअसल उनके आने का मकसद ये था कि कुछ महीने पहले शिमला में बहुत जबरदस्त आग लगी थी जिसमें एक बिल्डिंग जल के राख हो गई थी और उस बिल्डिंग में यूटीआई के अफसरों का दफ्तर था। तो उसके बाद जो शिमला के अफसर थे यूटीआई के, उन्होंने कई एक अकोमोडेशन देख रखी थी ये अपना दफ्तर बनाने के लिए, किराए पर लेने के लिए। तो यूटीआई के हेडक्वार्टर ने मेरे दोस्त केजी वासल को भेजा कि आप जाइए, उन्होंने शिमले में जो 2-3 जगह देख रखी हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करके अप्रूव करके आइए। तो वासल को मेरा पता था, वो मेरे घर पे आया। वो कहने लगा कि यार बात तुम भी शेरो शायरी में दिलचस्पी रखते हो और मुझे भी सुनने सुनाने का शौक है, मैं अकेला तो बोर हो जाऊंगा, तुम छुट्टी लो कल की और मेरे साथ चलो, शिमला चलेंगे, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। तो जब मैं चंडीगढ़ में मुझे हार्ट अटैक हो गया था और नवंबर 1993 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने आप को सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से बचा के रखें। तो वाइफ ने कहा, आंटी ने कहा कि भाई आप तो नहीं जा सकते शिमला, क्योंकि अखबारों में आ रहा है कि 1 हफ्ते से वहाँ सूरज नहीं निकला, बहुत ठंड पड़ रही है, आपको डॉक्टरों ने ये कहा था, तो आप नहीं जा सकते। तो मुझे उसकी कंपनी बहुत पसंद थी, वो बहुत गपी छपी आदमी था, केजी वासल, मैं जाना भी चाहता था। तो मैंने कहा इससे चलो गुरुजी के यहाँ शाम को जाना है, तो वहाँ मैं गुरुजी से अर्ज करूंगा, अगर गुरुजी ने मंजूरी दे दी तो फिर आप तो नहीं मुझे रोक सकती। तो उससे कहा चलो ठीक है। तो मैंने वासल से कहा यार तुम भी चलो मेरे साथ ही, गुरुजी के दर्शन करेंगे और कल के जाने के लिए इजाजत भी मांग लेंगे। उसने कहा ठीक है। मैं गुरुजी के पास जब गया तो माथा टेकने के बाद मैंने कहा गुरुजी ये मेरा दोस्त है
तो मैं दिल्ली से आया है और इस तरह कल शिमले जा रहा है, तो मुझे कहता है साथ चलो, एक दिन छुट्टी ले लो। और ये आंटी जाने नहीं दे रही, ये कहती है नहीं डॉक्टर ने ऐसे कहा था। तो गुरु जी की मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं जाओ, फर्स्ट क्लास सूरज निकला होगा, बहुत शानदार मौसम होगा, सीधा जाओ जाओ, कल्याण हो गया, मजे करके आओ। तो मैं मुस्कुराया और इसकी तरफ देखा, तो चलो जी मंजूरी मिल गई। तो अगले दिन फिर यहाँ के जो चंडीगढ़ के यूटीआई के ऑफिसर साहिबान थे, उन्होंने एक एनी गाड़ी उनको दी। तो उस एनी गाड़ी में हम बैठ के दोनों शिमला गए। शिमला गए तो वहाँ वाकई फर्स्ट क्लास सूरज निकला, धूप लगी हुई, मौसम बड़ा खुशगवार। तो वो अक्सर कहने लगे साहब आप लोग तो चंडीगढ़ से धूप लेके आए हमारे लिए, हमने तो हफ्ते में पहली बार सूरज देखा है आज। तो खैर तो सारा काम किया, दो तीन जगह जो चीजें की एक अप्रूव कर दी। तो शाम को हम वापस वहाँ से निकले, करीब मिलकर 4 बजे होंगे। वहाँ से जब वापस निकले, रास्ते में जब हम सोलन पहुंचे तो अंधेरा हो गया था और हमारी जो एनी गाड़ी में गुरु जी की खुशबू से भर गई। एनी गाड़ी इतनी ज्यादा खुशबू के नाक को चढ़ने लगी वो। तो मैंने वासर से कहा, मैं वासर यू गेट एनी फ्रेग्रेंस हियर? तो कहता यस यस आई थिंक वी आर क्रॉसिंग सम फ्लावर वैली। तो मैंने कहा यार ये कोई फ्लावर वैली नहीं है, ये गुरु जी की खुशबू है। कहता भाई ये तो मुझे पता नहीं, हाँ खुशबू तो जरूर आ रही है। तो साहब वो एनी की गाड़ी पूरी भरी हुई थी खुशबू से, 39 सेक्टर तक उसमें खुशबू थी। तो वास्तव कहने लगा कि यार भाभी को तैयार करो और आज अफसरों का डिनर है हमारा सब एक साथ माउंट व्यू में, तो माउंट व्यू होटल में चलो, वहाँ डिनर करेंगे। डिनर के बाद तुम्हारे साथ मैं भी गुरु जी के दर्शन करूंगा। मैंने कहा देखो तुम्हारे फॉर्मल डिनर में 12:30-1 बजेंगे, तो मुझे इतनी टाइम वेस्ट नहीं मुझे करना, मैं तो रोटी खा के हम अभी गुरु जी के दर्शन करने जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा डिनर जब भी खत्म हो, 12:30-1-1:30 जब भी खत्म हो तुम चले आना, गुरु जी सारी रात तशरीफ फरमा रहते हैं, तो तुम आ जाना। कहने लगा ठीक है। तो खैर हम लोग बच्चों के साथ गुरु जी के पहुंच गए वहाँ कोठी में। तो गुरु जी को जब मैं माथा टेका तो गुरु जी कहने लगे क्यों मौसम अच्छा थी, मजा कीता? मैंने कहा हाँ गुरु जी वहाँ तो कमाल हो गई, धूप इतनी निकली हुई थी और लोग कह रहे थे कि तुम लोग धूप लेके आए हो चंडीगढ़ से। तो कहने लगे बस कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। तो फिर मैंने कहा गुरु जी जब हम वापस आए और जब हम सोलन पहुंचे हैं, बस मैंने इतना ही कहा था कि जब हम सोलन पहुंचे हैं, तो गुरु जी ने कहा अच्छा फिर खुशबुआं आ गई हैं। तो मैंने फिर माथा टेक दिया, मैंने कहा गुरु जी आपकी बहुत कृपा हुई, तो ऐसे बहुत खुशबू आई। तो खैर ऐसे वैसे बातें करते रहे और बात चलती रही। इतने में कोई 12:30-1 का टाइम होगा तो केजी वात्सल जी वहाँ पहुंच गया। जैसे ही वात्सल पहुंचा तो गुरु जी ने उससे कहा, अपनी गुरगादी की तरफ इशारा किया कि इसको सुनो। तो मैं वो समझा नहीं, तो मैंने उससे कहा कि गुरु जी से यू स्मेल माई शूज। तो खैर उससे स्मेल किए, तो जब वो स्मेल कर रहा था गुरु जी ने कहा क्यों एक ही खुशबू थी या कोई और थी? तो मैंने वात्सल को कहा मैंने तुमने कहा था ना कि मुझे नहीं पता गुरु जी की खुशबू है क्या है, पर खुशबू आ रही है, तो इसीलिए गुरु जी तुम्हें पूछते हैं क्यों ये कोई खुशबू थी या कोई और थी। तो खैर इस तरह वो भी बड़ा कायल हो गया। तो गुरु जी से बातें होती रही। इसके बाद और गुरु जी ने बहुत छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, कई तो ऐसे दिखाए कि हमें समझ में नहीं आई। उनकी कृपा जरूर हम पे हमेशा बनी रहती है, लेकिन कई बार हमें पता चल जाता है, कई बार नहीं भी पता चलता। तो उन दिनों हमारी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद लगातार 2 मिसकैरेजेस हो गए। तो आंटी को बहुत इस बात का फिक्र था, बहुत फिक्र किया करती थी। तो एक दिन बेटी हैदराबाद से आई, मेरा सनीला जो है वो आईपीएस में है। आज हैदराबाद से आई, मेरा सनीला जो है वो आईपीएस में है, आजकल एडिशनल डीजी है हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में। तो उन दिनों आंध्र प्रदेश का था। तो वो लोग आए हुए थे, बेटी आई थी। तो बेटी को जब लेके गए गुरु जी के दर्शन के लिए, वहाँ बैठे थे, तो गुरु जी को जब उसने गुरु जी के माथा देखा तो गुरु जी ने जोर से उसकी पीठ के ऊपर थपकी दी मारी, और ऐसी थपकी मारी कि पूरे हॉल में उसकी गूंज आई। और गुरु जी कहते जा तेरा कल्याण कर देता,
4 साल बाद पता लगेगा, ये उन्होंने कहा। तो वाकई 4 साल के बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ, और बेटा पैदा होने से कुछ देर पहले गुरुजी मेरी आंटी को देखकर कहा करते थे मुस्कुरा के कि हाँ आंटी जी गोदी ने लेके ग्रैंडसन बहुत चंगा लगूगा, दोता बहुत चंगा लगूगा, इस तरह कहते। तो हम समझ गए कि बेटा होगा। खैर जब बेटा हुआ तो उसके बाद बेटी आई कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो गुरुजी के यहाँ जाना था, तो बेटी का ख्याल था, वो चाहती थी कि एक बेटा तो हुआ, अगली बेटी होनी चाहिए, उसको बेटी का बहुत शौक था, बेटी होनी चाहिए। तो शिवाचंद्र फैमिली में अगेन सारे एक बात की बात है। तो मेरी आंटी ने उसे कहा, वाइफ ने कहा कि देखो बेटा, गुरुजी की आम इच्छा होती है, वो कई बार कह देते हैं कि जा तुझे एक और बेटा दिया, तो उस वक्त ये मत कह देना कि नहीं गुरुजी मुझे तो बेटी चाहिए। तो जो गुरुजी कहेंगे वो स्वीकार करना, आगे से कुछ मत बोलना। तो हमने उसको पहले से ये आगे भेजा हुआ था। जब हम वहां गए तो उसने जैसे वो बेटे का भी माथा देखा, अपना माथा देखा, तो गुरुजी कहने लगे जा एक और बेटा लेगा। तो खैर उसके बाद फिर दूसरा बेटा भी हो गया। अब जो सबसे बड़ा बेटा है वो तो इन दिनों पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो पैक है चंडीगढ़ में, वहाँ वो इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसका छोटा भाई जो है वो 12वीं क्लास में हैदराबाद में है। अच्छा, ये तो एक बात थी। उसके बाद बेटी आती रहती थी साल में 1-2 बार। तो गुरुजी का ये सिस्टम, वो जब लंगर प्रसाद हो जाता था, लंगर के बाद वो सारे भक्तों को इशारा कर करके हाथ से कहते थे जाओ जाओ अभी आराम करो, घर जाओ। तो लोग जाना नहीं चाहते थे, तो गुरुजी की आंखों से छिपते फिरते थे ताकि गुरुजी कहीं वापस जाने के लिए ना कह दें। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे भी ऐसे कभी कह देते थे जोशी साहब, कभी कहते थे डीजीपी साहब, कभी कहते थे अंकल जी, जो उनके दिल में आता था कहते थे जाओ अब आराम करो, सुबह दफ्तर भी जाना है। तो हम लोग करीब 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे हमें वो छुट्टी दे देते थे, तो हम आते थे। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने सबको तो वापस जाने के लिए कहा, हमें नहीं कहा। तो करीब 3-3:30 बजे गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद आता था। तो उस वक्त जो 4-5 फैमिलियां मुश्किल से या 3-4 फैमिलियां रह जाती थी कोठी में, तो गुरुजी सबको अपने साथ बैठाकर और सबको खाना तक वो लंगर प्रसाद मिलता था, और गुरुजी अपनी थाली से कोई चीज उठाकर सबको प्रसाद के तौर पे बांटते थे। जैसे एक दिन हमें वो आगरे का पेठा होता है, तो वो कहीं से आया था, उन्होंने वो अपने थाली से उठा के सबको वो प्रसाद दिया, और गुरुजी के पास बैठ के सबने खाना खाया। ये कोई 2-3 बार ये मौका मुझे खुशकिस्मती हासिल हुई। तो एक बार बेटी जब आई हैदराबाद से, तो मेरी वाइफ ने कहा कि बेटा गुरुजी ने हमें 3 बार ऐसे अपने साथ लंगर प्रसाद छकवाया है। तो वो कहने लगी यार मम्मी, मैं तो इतनी दूर से आई हूँ 15 दिन के लिए ही, क्या मुझे ये मौका मिलेगा, गुरुजी अपने साथ खाना खिलाएंगे? ये शाम को जब घर पे चाय पी रहे थे उस वक्त ये बात हुई। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई ये तो गुरुजी की मौज है और तुम्हारी तकदीर है। तो खैर उस दिन हम गए, तो जब लंगर के लिए गए उसके बाद सब लोगों को जाने के लिए कहने लगे, लेकिन हमें जाने के लिए नहीं कहा। तो करीब 3-3:30 बजे जब दोबारा लंगर आया गुरुजी के वास्ते भी और 3-4 फैमिली के, जो पहली थाली जैसे ही आदमी लेके हॉल में आया, तो गुरुजी ने बेटी की तरफ इशारा करा, लो बेटे लंगर करो। तो उनके बेटी को लंगर पहले थाली मिली, उसके बाद बाकी सबको मिली थाली, सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हम घर वापस आ रहे थे में, तो सभी ये डिस्कस कर रहे थे कि देखो गुरुजी को पता था कि तुमने ऐसी इच्छा की है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तो मुझे भी तो पता था अंदर से कि गुरुजी ने इच्छा पूरी की है। जाला नहीं थी, 200-400 संगत होती थी, तो मेरे साथ 1-2 और भगत लगा रखे थे, और मैं इंचार्ज था, सिक्योरिटी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो लाइन वगैरह बनवाने का गुरुजी के जो माथा टेकते सारे, तो लाइन वगैरह मैं बनवाता था, तो मेरे आदमी मेरे साथ थे 2-3। तो मैंने काफी इस वजह से उन्होंने कहा हुआ जोशी की बेटी है तो खाना खिला दिया। तो इट्स जस्ट बाई चांस,
ये मैंने ऊपर के अंदर देखा, अंदर से तो मुझे भी यकीन था कि गुरुजी ने किया ऐसा। तो खैर अगले दिन जब आए हम और वहाँ बैठे, तो जब लंगर अनाउंस हुआ, किसी ने आके गुरुजी को कहा कि लंगर तैयार है, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ अब लंगर करो। तो मुझे भी कहने लगे, मुझे गुरुजी ने बहुत कृपा थी गुरुजी के, मुझे उनके चरण दबाने की सेवा बहुत मिली और मैं अक्सर उनके चरण ही दबाता रहता था बैठ के। और आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि दिल्ली में मेरी एक यूट्यूब पे भी वीडियो है। तो खैर वो गुरुजी मुझे कहने लगे जाओ जोशी अंकल लंगर करो। तो मैं उठ के जाने लगा, अभी 4 कदम गया था, फिर मुझे बुलाया, कहने लगा जोशी अंकल कल मैंने बेटी की लंगर खाने की इच्छा पूरी कर दी ना, क्योंकि मैंने ही कहा था, चाहे ऊपर के तरफ से कहा कि ये तो गुरुजी ने ऐसे बाई चांस हो गया। तो लेकिन गुरुजी ने बता दिया कि उन्हें पता था और उन्होंने जानबूझ के ये बेटी की इच्छा जो थी अपनी मर्जी से पूरी की थी। तो ये तो गुरुजी थे हमारे, बिल्कुल तो शिव जी महाराज का अवतार थे, भगवान थे, उनको सब पता था, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं था। इसके बाद एक बार मैं जब भी दिल्ली की मीटिंग वगैरह पे जाता था तो उनको पता था कि बड़े मंदिर की उसारी हो रही है। तो मैंने गुरुजी से कहना, गुरुजी कईयों को कहते थे मेरे सामने, अच्छा दिल्ली जा रहे हो, बड़े मंदिर जाके आना, देख के आना। जब मैं कहता था गुरुजी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, आपकी इजाजत हो तो मैं मंदिर के दर्शन कराऊं, कहते नहीं नहीं इकट्ठे चलेंगे, एक साथ चलेंगे, हम एक साथ चलेंगे। मुझे ऐसे कह देते थे। मैं 3-4 बार दिल्ली गया, हर बार ऐसी कहा उन्होंने। उसके बाद गुरुजी खुद ही दिल्ली पहुंच गए, एम्पायर स्टेट में। तो एक बार मैं एम्पायर स्टेट में जब गया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, 4 दिन की मैंने वो पंजाब भवन बुक कराई थी 4 दिन के लिए। तो चौथे दिन जिस दिन अगले दिन जाना था तो गुरुजी कहने लगे कि आप कब वापस जा रहे हो। मैंने कहा गुरुजी मैं कल जाऊंगा, लंच के बाद कल वापस जा रहा हूँ। कहते अच्छा मंदिर से होते जाना, मंदिर देखते जाना। मैं कहा ठीक है गुरुजी जो आपकी आज्ञा। तो मैं आ गया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा कि गुरुजी जब मैं चंडीगढ़ से आता था हर बार कहते थे कि एक साथ जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो आज मुझे कह दिया कि जाते हुए मंदिर चले जाना। तो इतना कहा था, थोड़ी देर के बाद टेलीफोन, कमरे का टेलीफोन की घंटी बजी। तो मैं उठाया तो आगे से आवाज आई, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत अचानक घबरा सा गया कि क्या गुरुजी का मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि उनकी कॉल मुझे आएगी कमरे में। तो मैंने जल्दी में ये कहा गुरुजी पैरी पहने, गुरुजी पैरी पहने। तो गुरुजी कह रहे कब जा रहे हो चंडीगढ़। मैंने कहा गुरुजी बस अभी दोपहर को 2 बजे यहाँ से लंच करके तो सीधा चला जाऊंगा। तो कहते ठीक है जाते जाते मंदिर से होके जाना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी वो तो मैं यहाँ से मंदिर ही जाऊंगा। तो जब हम खाना खा के कोई 2:30-3 बजे वहाँ मंदिर पहुँचे तो देखा गुरुजी की कार वहाँ खड़ी है। तो मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं, वो भक्तों से कुछ पूछा, कहता हाँ गुरुजी आए हैं। तो 8-10 आदमी लॉन में घास के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी कहाँ है। तो उन्होंने नीचे इशारा किया, कहते ये गुरुजी है। तो गुरुजी लेटे हुए थे घास के ऊपर और वो लोग गुरुजी के हाथ पांव वगैरह दबा रहे थे। तो गुरुजी मुझे देखते कहने आना है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मैंने भी माथा देखा। तो गुरुजी वहाँ पर वो सरदार जी थे, उनका नाम ना मुझे पता नहीं लगा, रघुवीर अंकल थे। तो वो जो मंदिर की उसारी की देखभाल करते थे। तो उन्होंने रघुवीर अंकल को कहा कि रघुवीर जोशी अंकल को मंदिर दिखाओ। तो वो मुझे ले गए। तो उस वक्त तो मेन बिल्डिंग मंदिर की वही अभी बनी थी। तो उन्होंने दिखाया यहाँ ये बना, यहाँ वो बनेगा वो बनेगा, सारा कुछ दिखा के 15 मिनट के बाद तकरीबन हम जब वापस गुरु जी के पास आए तो गुरु जी उठ के खड़े हो गए वापस जाने के लिए। तो उसके बाद मेरे पास उन दिनों छोटी कार हुआ करती थी जैन। तो जैन थी, मैंने कहा अभी ली थी। तो मैंने कहा गुरु जी कार को ब्लेस कर दीजिए। तो उनके पास दीजिए। तो गुरु जी मुस्कुराए, कहते थे ये ब्लेस ही ब्लेस है, वो बड़ी कार आनी है उसको ब्लेस करेंगे। तो ये कह के गुरु जी कार में बैठ गए। तो खैर उससे करीब 1 साल के बाद मैंने फिर वो आर्मी कैंटीन से, क्योंकि मैं एक्स आर्मी हूँ, तो आर्मी कैंटीन से फिर मैंने होंडा सिटी निकलवाई। तो उसके बाद गुरुजी एक बार मैं गया तो गुरुजी कहने लगे कि कल मत जाओ, ठहर जाओ,
2-3 दिन के बाद मेरे ख्याल कोई फेस्टिवल था, कोई फंक्शन था, तो गुरुजी कहने लगे वो अटेंड करके ही जाना। लेकिन मेरे 4 दिन की मैंने बुकिंग कराई हुई थी पंजाब भवन की, तो मुझे यही था कि 4 दिन के बाद फिर किसी को कैसे रिक्वेस्ट करनी हो, चंडीगढ़ टेलीफोन करना होना। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो अब जाऊंगा, फिर बाद में आ जाऊंगा। तो गुरुजी ने 3-4 बार मुझे कहा कि मैंने कहा जी गुरुजी वो पंजाब भवन बुकिंग नहीं है मेरी। कहते नहीं नहीं आप मेरे पास यहाँ ठहरो, यहाँ ठहर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी आप तो इजाजत दीजिए मुझे, मैं फिर आ जाऊंगा, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाता हूँ। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो हम लोग आ गए। जब यहाँ आए तो उस दिन जब 2-4 दिन के बाद वो फेस्टिवल का दिन था, तो एक दिन पहले हम घर में बैठे सलाह कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी तो प्यार में सारी संगत को कहते हैं कि चलो चलो आ जाओ, तो प्यार में उन्होंने कह दिया हमने देखना है, अभी 3 दिन पहले तो जाके आए हैं, अभी अगले महीने जाएंगे, अभी रहने दो। तो बेटा भी तैयार था, मैं भी तैयार था, लेकिन इसके कहने से फिर हमने इरादा छोड़ दिया, नहीं आए। उसके बाद अगले महीने जब गुरुजी के पास आए तो मैं चरण दबा रहा था गुरुजी के, तो गुरुजी कहते तुम आए नहीं, अगर आ जाते तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दे देना था। तो मैंने भी मजाक में गुरुजी के सामने दोनों हाथ फैला के कहा गुरुजी आप दे दीजिए। तो गुरुजी कह रहे नहीं नहीं संतों की मौज होती है, फिर जब कभी मौज होगी फिर देंगे। तो खैर की बात हो गई। उसके बाद गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे बाप बेटा तो तैयार थे, आंटी ने पानी मार दी थी। तो पंजाबी बोले आंटी ने पानी मार दी थी, तो उनको पता था कि वाइफ ने कहा था कि चलो रहने दो। तो इस तरह गुरुजी के बहुत से चमत्कार गुरुजी ने हमें दिखाए। और अब तो वक्त भी काफी हो गया है, मैं समझता हूँ यही मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। गुरु जी आप